काली भाभी के लंबे काले बाल। अमायरा, अमायरा जल्दी से नाश्ता ले आ, तेरे गौरव भैया को ऑफिस जाना है। बस 2 मिनट मम्मी। आज तो अच्छी खासी लंका लग गई है। अगर मम्मी की तबीयत खराब नहीं होती तो मुझे इस भरी गर्मी में खाना नहीं बनाना पड़ता। अमायरा जल्दी से मेज पर खाना परोसती है, तभी गौरव गुस्से में कहता है, अमायरा, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? इन रोटियों की जली हुई हालत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तवे पर नहीं भट्टी में सेका है। और सब्जी का रंग बता रहा है कि इसमें भी 1 पैसे का स्वाद नहीं। मुझे नहीं खाना ये खाना। फाइन, मत खाओ। एक तो मैंने भरी गर्मी में खाना बनाया और आप है कि एहसान मानने के बजाय गुस्सा कर रहे हैं। प्लीज मम्मी, आगे से आप मुझे ये रोटियां पकाने को मत कहना। गेटिंग लेट, मुझे कॉलेज जाना है। ऐसा कहते हुए अमायरा अपने छोटे बालों को झिड़कते हुए कॉलेज चली जाती है। वहीं गौरव भी ऑफिस चला जाता है और कौशल्या कहती है, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, सारा दिन बाल संवारने और मेकअप से फुर्सत नहीं है इसे। कौशल्या, आज तो गौरव भूखे चला गया और फिर तुम्हारा बीपी बढ़ा है। क्यों ना अब हम गौरव की शादी कर दें? अजी ठीक कह रहे हैं आप, हमारे इस बिखरे हुए घर को बहू की जरूरत है। कौशल्या गौरव की शादी के लिए लड़कियां ढूंढने लगती है और गौरव की शादी कुसुम से कर देती है। मगर जब अमायरा अपनी होने वाली भाभी को शादी के मंडप में देखती है तो कहती है, ओ गॉड माँ, गौरव भैया की शादी इतनी काली लड़की से कैसे कर सकती हैं आप? 7 फेरे के साथ गौरव और कुसुम की शादी हो जाती है और कौशल्या कुसुम को बहू बनाकर घर ले आती है। कुसुम बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। कुसुम के अंदर आने के बाद बहुत सी रस्में निभाई जाती हैं और आखिर में कौशल्या कहती है, बाकी की रस्म तो हो गई, अब बस ननद भाभी की रस्म बच गई है। अब ये कौन सी रस्म है माँ? अरे इसमें ननद भाभी का जूड़ा खोलती है और बदले में भाभी ननद को शगुन देती है। मम्मी, ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ है, गोरा रंग, सुंदरता और तीखे नैन नक्श भी। मैंने तो सोचा था कि मेरी भाभी मेरी तरह ही सुंदर होगी और गोरी चिट्टी आएगी, मगर इस कैपेचिनो ने सारे सपने पर पानी फेर दिया। अमायरा अपनी सुंदरता पर इतराते हुए कुसुम के काले रंग की हंसी उड़ाती है, मगर जैसे ही वो अपनी भाभी का जूड़ा खोलती है तो उसके लंबे काले घने बाल घुटनों तक लहराने लगते हैं। अमायरा अपनी भाभी के काले घने बालों को घूर घूर कर देखने लगती है। तभी कुसुम अपने काले लंबे बालों पर इतराते हुए बोलती है, क्यों मेरी प्यारी ननद, दे दिया ना झटका। भले तुम्हारे पास गोरा चिट्टा रंग है, मगर हो तो परकटी। तुम्हें टक्कर देने के लिए मेरे रेशम से लंबे काले बाल ही बहुत है। हाँ। अपनी काली भाभी का करारा जवाब सुनकर अमायरा गुस्से से लाल पीली होकर पिनकते हुए कमरे में आकर कहती है, इस काली भाभी की ये मजाक जो ये मुझे सुनाए, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन कुसुम जल्दी सुबह उठकर घर की साफ सफाई खत्म करके नहा धोकर पूजा करती है। तभी कौशल्या अपने कमरे से बाहर आती है। प्रणाम माँ जी, ये लीजिए आरती। जुग जुग जीती रहे बहू, सदा सुहागन रहे सचमुच बहू। इस घर में तेरे कदम क्या पड़े, पूरा घर आंगन खुशी से महक उठाए। और एक वो तेरी निकम्मी ननद है, सारा दिन लीपा पोती में लगी रहती है। मजाल है जो माँ की मदद की हो या कभी एक तिनका सरकाया हो। तू उसे कुछ सिखा। हाँ हाँ मम्मी जी, खोल कर चुगली कर लो मेरी इस काली कलूटी भाभी से। कुसुम अपनी ननद का कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद नंद कॉलेज के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो घर लौटकर अपने कमरे में आती है तो कुसुम को अपने कमरे में बैठकर मेकअप करता देखकर अमायरा चिढ़कर कहती है, हाउ डू यू, क्यों नहीं मेरी काली कलूटी भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के आने की? देखो तो जरा लाडो रानी, मेरा मेकअप लगा रही है। क्यों रही, ये क्या तेरे बाप का माल है? मैंने कब कहा कि ये मेरे पापा के पैसे का है? मगर मेरी प्यारी ननद का तो है। मैंने जरा सा चेहरा क्या चमका लिया, तुम्हें तो चिढ़ होने लगी। चलो जरा मेरे लंबे बालों में कंघी तो कर दो। मैं और तुम्हारे बालों में कंघी करूं, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें गंजा कर दूं। दोनों नंद भाभी में नोकझोंक हो रही होती है। तभी सत्यप्रकाश की आवाज आती है, अरे कुसुम बहू, जरा अपने हाथों की 1 कप चाय तो पिला दे। अभी लाई ससुर जी, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। ऐसा कहकर कुसुम अपने लंबे काले बाल पीछे छिटकती है और उसके बाद अमायरा के चेहरे पर जा लगती है। आउच, मेरा चेहरा, कल्लो माई कहीं की। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके साथ रोज दोनों ननद भाभी के बीच खट्टी मीठी नोक-झोंक होती रहती। एक दिन जब अमायरा कॉलेज जाती है तो उसकी सहेलियां गुनगुन और चारू कहती हैं, अमायरा यार, तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह गोलगप्पे के जैसा क्यों फूला हुआ है? क्या बताऊं चारू, मेरी काली कलूटी भाभी ने मेरा खून पी रखा है।
जब देखो अपने लंबे काले बाल दिखाकर मुझे जलाती रहती है। अरे तो तू भी दिखा देना कि हमारी ड्रामा क्वीन किसी से कम नहीं। मगर मैं करूं भी तो क्या? अमायरा की इस बात पर गुनगुन उसके कान में फुसफुसाती है, जिसके बाद अमायरा घर आकर अपनी भाभी के गले लगकर कहती है, कुसुम भाभी, आई एम सॉरी। अब तक की गलतियों के लिए अपनी ननद को माफ कर देना। चलो अब हम दोनों ननद भाभी एक नई शुरुआत करते हैं। अपनी ननद को माफी मांगता देखकर काली भाभी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, मैं जानती थी मेरी प्यारी ननद कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास जरूर होगा। बेचारी सीधी सादी कुसुम अपनी ननद की बात का भरोसा कर लेती है, मगर अमायरा का मकसद तो कुछ और ही था। वेल डन मेरी काली भाभी। अब देखना तुम्हारी स्मार्ट ननद कैसे तुमसे तुम्हारे रेशम जैसे बाल छीनती है। उस दिन के बाद से अमायरा घर के कामों में कुसुम का हाथ बटाती। इस तरह बहुत ही जल्दी चंट चालाक ननद अपनी काली भाभी का भरोसा जीत लेती है और एक दिन उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करके घर आती है। भाभी, भाभी, कहाँ हो आप? तो मेरी प्यारी भाभी हॉल में बैठी हैं। जरा देखो तो आपकी ननद आपके लिए क्या लेकर आई है। ये आइकॉनिक मेकअप का सेट है। भाभी, आप इसे लगाओगी तो आपका काला रंग मिटने लगेगा और आप सुंदर हो जाओगी। वैसे मुझे मेकअप किट के साथ ये हेयर ऑयल भी मिला है। आप इसे लगाओगी तो आपके बाल और भी लंबे घने हो जाएंगे। अमायरा, तेरी भाभी के बाल तो पहले ही इतने काले घने लंबे हैं। ये तेल तू लगा। मम्मी, मुझे तो डेली कॉलेज जाना होता है। अब मैं चंपू बनकर कॉलेज तो जा नहीं सकती, इसलिए ये भाभी के लिए। अरे अमायरा, मेरे भी बाल बहुत झड़ रहे हैं। ला दे, तेरी भाभी से ज्यादा इस तेल की मुझे जरूरत है। ऐसा कहकर गौरव तेल की बोतल अपने हाथों में उठा लेता है। तभी अमायरा हाथ मलते हुए मन ही मन सोचने लगती है, ओ गॉड, अगर गौरव भैया ने ये केमिकल वाला तेल लगा लिया तो वो गंजे हो जाएंगे। कुछ कर अमायरा। अमायरा गौरव के हाथों से तेल की बोतल छीन कर कहती है, भैया ये भाभी के लिए है, मैं आपको दूसरी बोतल ला दूंगी। अमायरा बड़ी ही सफाई से बात को टाल देती है। ऐसे ही दिन ढलते हैं। तभी संडे की सुबह कुसुम अमायरा के कमरे में आती है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी ननद, जरा घूम जाओ। क्यों भाभी? तुम्हारे लिए जड़ी बूटियों का तेल बनाया है ताकि मेरी ननद के बाल भी उसकी भाभी की तरह लंबे घने काले हो जाएं। देखो तो कितने खुश्क और झाड़ू जैसे पतले हो गए हैं। कुसुम बड़े ही प्यार से अपने नंद के सिर की चंपी करने लगती है। अपनी भाभी का अपने लिए सुलझा सा स्वभाव देखकर अमायरा की आंखें भर आती हैं और वो मन में कहती है, कुसुम भाभी कितनी अच्छी हैं, मगर मैं उनके साथ जो कर रही हूँ वो सही नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उस बीच अमायरा को असल मायने में अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर, भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना मेरी प्यारी ननद। भाभी, सच ये है कि कहीं ना कहीं मुझे आपके काले लंबे बालों से जलन थी, इसलिए मैंने आपको केमिकल वाला तेल ला कर दिया ताकि आपके बाल झड़ जाएं और आप भद्दी दिखो। मैं ये सब जानती थी मेरी प्यारी ननद। इंसान में जलन की भावना स्वाभाविक है, क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होती हैं। जो हो गया है सो हो गया। तुम आज भी मेरी प्यारी ननद हो। आखिरकार काली भाभी का प्यार भरा स्वभाव गोरी घमंडी ननद को बदल देता है, जिसके बाद अमायरा अपनी काली भाभी के साथ खुशियों भरी शुरुआत करती है और घुल मिलकर रहने लगती है। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, आपका प्यार भरा स्वभाव बुरे से बुरे इंसान को भी बदल सकता है। रात का समय 15 साल की अर्पिता अपनी 12 साल की बहन कोमल के साथ रोते रोते बालपुर गांव के एक एक घरों का दरवाजा खटखटा रहे थे। दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए, हमारी मदद कीजिए, भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए, हमारी दादी माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है, दरवाजा खोलिए। तभी उस घर से एक पीयूष नाम का व्यक्ति दरवाजा खोलकर बाहर आता है। क्या है, कौन हो तुम दोनों? चैन से सोने भी नहीं देते। अंकल प्लीज हमारी सहायता कीजिए, हमारी दादी माँ की जान खतरे में है। हम आपके सामने हाथ जोड़ते, हमारे साथ चलिए। अरे निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी चले आते हैं। जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी एक चाटा मारूंगा दोनों के गाल पर। उतने में अर्पिता पीयूष के कदमों में गिरकर उसके पैर पकड़ लेती है और रोते हुए पीयूष से कहती है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हमारी दादी माँ के सिवा इस संसार में हमारा कोई नहीं, इस गांव में कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा, कृपया करके हमारे साथ चलिए, वरना हमारी दादी माँ मर जाएंगी। अरे तो मर जाए, मुझे क्या, मेरा माथा क्यों खा रही है? चल निकल यहाँ से। पीयूष अर्पिता को धक्का देकर फेंक देता है और दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। तभी कोमल अर्पिता के पास आती है।
अर्पिता बहन अब क्या होगा? कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा, ना हमारी मदद कर रहा है। अब हम दादी माँ की जान कैसे बचाएंगे? भगवान जी, हम गरीब बच्चों की मदद कीजिए। हमारी दादी माँ को अगर कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? पहले हमारे माता पिता हमसे दूर हो गए, हमने कोई शिकायत नहीं की, पर अब हमारी दादी माँ हमसे दूर नहीं जानी चाहिए। हमारी दादी माँ की जान बचा लीजिए भगवान जी। दोनों छोटे बच्चे अपने छोटे हाथ फैलाए भगवान से विनती कर रहे थे। आखिर ये बच्चे हैं कौन और इनकी दादी माँ कौन है? इनकी दादी माँ को क्या हुआ था? तो इस बात को जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ पर। बालपुर गांव में दामिनी नाम की एक बूढ़ी महिला अपने 3 पोता पोती अर्पिता, कोमल और अजीत के साथ एक छोटे से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। अर्पिता, कोमल और अजीत के माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। तब से 3 बच्चे दामिनी के साथ ही रहते थे। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि दामिनी और 3 बच्चों को बड़ी मुश्किल से एक समय का खाना नसीब होता था। एक दिन सवेरे दामिनी तीनों बच्चों के साथ अपने छोटे से टूटे फूटे घर में बैठी थी। पता नहीं अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा, ना घर में अन्न का एक दाना है, ना पास में एक पैसा। दादी माँ, आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, मैं आज से गांव में काम करके पैसा कमाऊंगा और आपका और अपनी बहनों का पालन पोषण करूंगा। बेटा, तू तो अभी बहुत छोटा है, तुझसे कैसे कोई काम होगा? अब मुझे ही गांव में जाकर लोगों के घर में काम करना होगा। तुम तीनों यहीं घर में रहो, मैं गांव में कोई काम देख कर आती हूँ। जो गाड़ी आलोक बेटे की थी उसे बेचने के बाद वो सारे पैसे तो हमारे खाने पीने में खत्म हो गए। अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो काम करना ही होगा। दादी माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी काम में आपकी मदद करूंगी। अर्पिता और दामिनी दोनों गांव में चले आते हैं और काम की तलाश में इधर से उधर भटकने लगते हैं, पर दोनों को हर जगह से नाउमीदी ही हाथ लगती है। तभी दामिनी की नजर एक ईंट बनाने वाली भट्टी पर पड़ती है। दामिनी अर्पिता को लेकर उस भट्टी के पास आती है और वहाँ हरीश नाम के एक व्यक्ति से काम मांगने लगती है। माँ जी, इतनी गर्म भट्टी में आपसे कैसे काम होगा? ऊपर से गर्मी भी इतनी ज्यादा है। बेटा, गरीबी और मजबूरी इंसान को हर काम करने पर मजबूर कर देती है। माना कि इस बूढ़े शरीर में अब इतनी ताकत बाकी नहीं रही, पर अपने मासूम पोता पोती के लिए, पेट के लिए ये बुढ़िया हर काम करेगी। मुझे ये काम दे दे बेटा, बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ मैं तेरे पास। दामिनी के आंसू देख हरीश का दिल पिघल जाता है और वो दामिनी और अर्पिता को गीली मिट्टी के ईंटे के आकार बनाने का काम सौंप देता है। अब दामिनी और अर्पिता वहीं छोटी सी दरिया के पास ईंटें बनाने का काम करने लगे। धूप इतनी ज्यादा थी कि दोनों का हाल बेहाल हो रहा था, पर अपनी गरीबी के बारे में सोचकर दामिनी और अर्पिता अपनी हर तकलीफ, हर दर्द को अपने आंसुओं में बहाने लगे। शाम तक पूरा काम करने के बाद हरीश दामिनी को 200 रुपए देता है। देखो बेटा, अर्पिता, यह है हमारी मेहनत की कमाई। दादी माँ, अब तो हमें काम मिल गया और हमें पैसे भी मिल रहे हैं, अब तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। दोनों दादी पोती अपने घर चले आते हैं और दामिनी उन पैसों से घर में थोड़ा राशन भरकर कई दिनों बाद अपने पोता पोती को भरपेट खाना खिलाती है। दादी माँ, इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाकर दिल को सुकून मिल गया। भगवान जी, बस धीरे धीरे हमारे जीवन से सारी गरीबी दूर हो जाए। जीवन में थोड़ी राहत देखकर दामिनी और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। दामिनी और अर्पिता रोज उस भट्टी पर काम करने लगे। एक दिन अर्पिता वहीं पास के दरिया में हाथ मुंह धोने जाती है, तभी उसे दरिया के बीच में एक छोटा सा आम का पेड़ दिखाई देता है जो दरिया में तैर रहा था। ये देखकर अर्पिता दरिया में जाकर उस आम के छोटे से पेड़ को अपने हाथ में ले लेती है और दामिनी के साथ अपने घर ले आती है। अर्पिता, ये पौधा क्यों लाई? दादी माँ, ये दरिया के ऊपर तैर रहा था, मैंने सोचा इसे लाकर अपने घर के आंगन में उगा देती हूँ, बेचारा मुरझाने भी लगा है। अरे बेटा अर्पिता, ये तो पूरी तरह से टूट चुका है, इसकी तो जड़ भी टूट चुकी है, अब ये बेकार हो चुका है, बिना जड़ के ये नहीं जग सकता। इसे फेंक दे बेटा, इसे उगाने से कोई फायदा नहीं, ये नहीं जगने वाला। दादी माँ, पेड़ भी तो जानदार होते हैं ना, इनमें भी जान होती है और हो सकता है इस पेड़ में थोड़ी जान बाकी हो,
जो मेरे उगाने से इसकी वो थोड़ी जान पूरी वापस आ जाए और शायद ये जग जाए। अगर ये जग गया तो इसे भी इसकी नई जिंदगी मिल जाएगी। अर्पिता उस आम के छोटे से पेड़ को अपने घर के आंगन में उगा देती है। अगले दिन अचानक भट्टी पर काम करते करते दामिनी को चक्कर आ जाते हैं और वो ईंटें बनाने वाली भट्टी से टकरा जाती है, जिसके बाद सारी गरम गरम ईंटें दामिनी के ऊपर गिर जाती हैं। उस समय दामिनी और अर्पिता ही अकेले वहाँ थे, बाकी सब खाना खाने गए हुए थे। ये देखकर अर्पिता फटाफट वो सारी गरम ईंटें अपनी दादी माँ के ऊपर से हटाती है और जैसे तैसे दामिनी को घर ले आती है। दामिनी का पूरा शरीर जल चुका था और उसकी सांसें कम हो रही थी। ये देख तीनों बच्चे ज़ारो कतार रोए जा रहे थे। दादी माँ उठिए ना, आगे खोलिए दादी माँ। अर्पिता बहन, दादी माँ उठ क्यों नहीं रही? वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? आखिर ये थे तो बच्चे ही, इन्हें कहाँ इतनी समझ थी। वो तीनों बच्चे बस अपनी दादी माँ के होश में आने की राह देख रहे थे। रात का समय, तभी अर्पिता और कोमल गांव में हर घर में जाकर मदद की गुहार लगाते हैं, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। इधर अजीत अपनी दादी माँ के पास बैठा रो रहा था। आखिरकार थक हार कर दोनों बहनें अपने घर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो छोटा सा आम का पौधा अचानक से एक ही रात में बड़ा पेड़ बन चुका था और उसके ऊपर कई सारे सोने के आम लगे हुए थे। ये चमत्कार देख अर्पिता और कोमल के होश उड़ जाते हैं। ये आम का पेड़ एक ही दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया? और इस पर तो सोने के आम लगे हैं। तभी उस आम के पेड़ से आवाज आती है, अर्पिता, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई सोने के आम का पेड़ हूँ। तुमने मुझे उस दरिया से लाकर अपने आंगन में लगाया ताकि मेरे अंदर जान आ जाए। तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है अर्पिता। अब देखो मैं तुम्हारे जीवन में कैसे खुशियां ले आता हूँ। अर्पिता, मेरे ऊपर लगे ये सोने के आम तोड़ो और अपनी गरीबी दूर करो। ये सोने के आम कभी खत्म नहीं होंगे। आज से मैं तुम्हारी सारी गरीबी, सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अरे वाह, ये तो जादुई सोने का आम का पेड़ है। अर्पिता बहन, तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जादुई पेड़, हमारी दादी माँ की जान इस समय खतरे में है। अर्पिता, मेरे ऊपर लगे एक पत्ते को तोड़ो और अपनी दादी माँ के मुंह में डाल दो। तुम्हारी दादी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अर्पिता झट से एक पत्ता तोड़कर अपनी दादी माँ के मुंह में डाल देती है, जिसके बाद सच में दामिनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये चमत्कार देख सब हैरान हो जाते हैं। तभी अर्पिता और कोमल दामिनी को उस जादुई आम के पेड़ के बारे में बताते हैं। पर बच्चों, अगर इस जादुई पेड़ के बारे में गांव वालों को पता चला तो सब इसे चुराने लग जाएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं दिन के समय एक छोटा सा पौधा बन जाता हूँ और देर रात को ही बड़ा पेड़ बनकर सोने के आम अपने आप ऊपर उगाता हूँ। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद दामिनी और तीनों बच्चे उस जादुई आम के पेड़ के पास एक झोपड़ी बना लेते हैं और उस पेड़ को उस झोपड़ी में छुपा देते हैं और रोज रात को उस पर से सोने के आम तोड़कर अपनी गरीबी दूर करते जाते हैं। सुमित्रा किचन में काम कर रही होती है। तभी शुभम किचन में आकर कहता है, ये क्या माँ, आप बर्तन धो रही हो? रिया, नताशा और ईशा कहाँ हैं? अरे शुभम बेटा, तेरी निकम्मी बहनें अगर अपनी जिम्मेदारी समझती तो मैं यहाँ बर्तन नहीं घिस रही होती और वो तीनों घोड़े बेचकर सो रही हैं। शुभम बेटा, कहाँ जा रहा है? सुन तो जरा, पंडित घर जोड़े राम ने तेरे लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता बताया है। अब तू शादी कर ले ताकि बहू आकर घर संभाल ले। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। अगली सुबह सुमित्रा अपने बेटे शुभम और अपनी तीनों बेटियों के साथ लड़की वालों के घर पहुंचती है, जहां हरीश कहता है, अरे आइए बहन जी, बैठिए। ये है मेरी बेटी अंजलि। सुमित्रा अंजलि से कुछ सवाल पूछने के बाद बोलती है, भाई साहब, मुझे अंजलि पसंद है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। फिर सुमित्रा हरीश आपस में बातें करते हैं। तभी अंजलि की होने वाली तीनों नंद की नजर हॉल में चल रहे एसी पर चली जाती है। नताशा, रिया, हमारी भाभी का मायका तो रिच ही रिच है। देखो ना, हॉल में कितनी महंगी एसी लगी है। अबे चिरकुट, तू चुप कर। वो देख, भाभी हमें ही घूर घूर कर देख रही है। इसके बाद सुमित्रा देवी रिश्ता पक्का करके अपने परिवार के साथ घर लौट आती हैं। थोड़े दिनों में अंजलि और शुभम की शादी हो जाती है, इसलिए कि अंजलि हरीश रॉय की इकलौती बेटी थी। उसे दहेज में बहुत सारा सामान मिलता है, जिसमें अलमारी, पलंग, सोफा सेट और इम्पोर्टेड महंगी एसी भी मिलती है।
फिर सुमित्रा अंजलि का गृह प्रवेश कराती है। आजा अंजलि बहू, इस घर में तेरा स्वागत है। शुभम बेटा, बहू को कमरे में ले जा, थक गई होगी। अगली सुबह अंजलि अपने कमरे से हॉल में आती है तो एसी लगा देखकर बोलती है, माँ जी, ये एसी हॉल में किसने सेट की? हमने। अच्छा, तो ये कारस्तानी इन छछुंदरियों की है। रिया, नताशा, ईशा, ये एसी मेरे कमरे में लगेगी। इसे यहाँ हॉल में सेट करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। ओह कम ऑन भाभी, अपनों से भी भला पूछने की जरूरत थोड़ी है। वैसे भी कौन सा आप सारा दिन कमरे में जमी रहेंगी, क्योंकि हमारा खाना पीना हॉल में होता है और टीवी देखना भी हॉल में, इसलिए एसी की सही जगह हॉल में ही है। अंजलि बहू, तेरी ननद सही कह रही है, एसी यही ठीक है। ये सुनकर भाभी भड़कते हुए किचन में आकर गर्मी में खाना बनाने लगती हैं। वहीं उसकी तीनों नंद मजे से एसी की ठंडी हवा में बैठकर टीवी देख रही हैं। ये देखकर अंजलि गुस्से में बुदबुदाने लगती है। जरा देखो तो इन नासपिटियों को, कैसे कामचोरों की तरह सोफे पर पसरी हुई हैं। एसी की ठंडी ठंडी हवा में पॉपकॉर्न और मूवी के मजे लूट रही हैं और मैं यहाँ गर्मी में रोटियां बेल रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते हैं। बेचारी अंजलि सुबह सूरज उगने से पहले उठती, घर की सफाई करती, अपनी नंद के लिए नाश्ता बनाती। वहीं उसकी तीनों ननद ठाठ से एसी की हवा में बैठी रहती। एक दिन अंजलि खाना बनाकर किचन से बाहर आती है। नताशा, साइड होना। नहीं भाभी, आप कहीं और बैठ जाओ ना प्लीज, मुझे एसी की ठंडी हवा खाने दो। अरे सारा दिन तो तुम तीनों एसी के आगे कुल्फी की तरह जमी रहती हो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता, जबकि सारा दिन किचन में गर्मी मैं झेलती हूँ और तुम तीनों निकम्मों की तरह एसी के सामने पड़ी रहती हो। अपनी भाभी को ऐसा बोलता देखकर नताशा गुस्से में कहती है, आप हम तीनों को निकम्मी कह रही हैं? अब तो मैं इस सोफे से 1 इंच भी नहीं सरकूंगी, समझी? तुम कितनी ढीठ हो। अरे शर्म नहीं आती? ये एसी मेरे पप्पा ने मुझे दी है, इसलिए इस एसी पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। शर्म नहीं आती तुम तीनों को? अपनी भाभी के एसी पर भूखे नंगों की तरह ऐश करते। एसी को लेकर भाभी अपनी 3 ननद को तीखे ताने देती हैं, जिसे सुनकर तीनों नंद तिल मिलाकर अंजलि को गुस्से में सुनाने लगती हैं। तभी सुमित्रा और शुभम वहां आ जाते हैं। अरे अरे, क्या हो गया? तुम ननद भाभी एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ झगड़ रही हो? हाँ अंजलि, हुआ क्या है? शुभम, तुम अपनी तीनों बहनों को समझा लो। अरे मैं एक सुबह से उठकर सारा दिन बड़ी गर्मी में गधों की तरह काम करती हूँ, और अभी जब मैं नताशा को एसी के आगे से हटने को मैंने बोला तो ये तीनों मुंह पर हल्ला बोल पड़ी। ओ माँ भैया, आप दोनों भाभी की बातों में मत आना, ये सरासर सफेद झूठ बोल रही हैं। ऐसा कहते हुए नताशा झूठ मूठ का नाटक करने लगती है, जिसे देखकर एक बार फिर भाभी भड़कते हुए कमरे में आकर कहती हैं, मेरी ये तीनों ननद कितनी नौटंकीबाज है, पता नहीं भगवान ने नंदन नाम की बला बनाई ही क्यों। ऐसे ही समय ढलता है। एसी के लिए नंद भाभी के बीच शुरू हुई कहासुनी हर दिन बढ़ती ही जाती है। ऐसे में गुजरते दिनों के साथ गर्मियां और भी ज्यादा होने लगती हैं। ननद के कमरे का सीन। अरे रिया, तू ऐसे कैसे चमगादड़ की तरह सो रही है? गर्मी के मारे मेरा हाल तो उबले आलू के जैसा हो रहा है। चलना हॉल में चलकर एसी की ठंडी हवा में सोते हैं। तो ठीक कह रही है, इस कमरे में तो पूरे शरीर में आग लग रही है। तीनों ननद अपना अपना तकिया लिए हॉल में आकर एसी चलाकर मजे से सोफे पर सो जाती हैं। वहीं बेचारी भाभी पसीने से भीगकर रात के 2 बजे तक कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही होती हैं। अंजलि, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अरे सो जाओ। अरे इतनी गर्मी में कैसे नींद आएगी? एक तो ये कमरा दिन तो दिन रात में भी राजस्थान के जैसे गर्मी से भरा रहता है, और मैं जा रही हूँ सोफे पर सोने। तुम सड़ते रहो इस खट्टारे से पंखे की हवा में। अंजलि तकिया उठाकर हॉल में सोने आती है और अपनी तीनों नंद को सोया हुआ देखकर चिढ़कर कहती है, मेरी नींद हराम करके ये तीनों कैसे कुंभकर्ण के जैसे सो रही हैं। अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि एसी का टेम्परेचर 26 पर कर देती है, जिससे थोड़ी देर में गर्मी के कारण उसकी तीनों नंद की नींद टूट जाती है। ये एसी 26 पर किसने की? जरूर इस मोटी भैंस रिया ने रिमोट दबा दिया होगा। ऐसा कहकर ईशा एसी का टेम्परेचर 16 पर करके सो जाती है। तो अंजलि फिर से वैसा ही करती है, मगर इस बार नताशा की नजर अंजलि पर चली जाती है। अच्छा, तो ये कारनामा आपका है? लाओ एसी का रिमोट मुझे दो। इसी के साथ नंद भाभी के बीच एसी के रिमोट के लिए छीना झपटी होने लगती है और एसी का टेम्परेचर घटता बढ़ता जाता है।
मैं कहती हूँ रिमोट छोड़ो नताशा, वरना मैं तुम्हारी नाक काट कर तुम्हें शूर्पणखा बना दूंगी। मैं अभी कोई छुई मुई नहीं हूँ भाभी, चाहो तो एक चाटे में आपको जमीन पर बिखेर सकती हूँ, फिर एसी की हवा की जगह डॉक्टर की दवा खाओगी। इतने में रिया और ईशा भी नताशा के साथ मिलकर अपनी अकेली भाभी से भिड़ जाती हैं। चिंता मत कर नताशा, जीत तो हम ननद की ही होगी। बोलो, जोर लगा के हाईशा, जोर लगा के हाईशा। अचानक एसी में एक शॉर्ट सर्किट होता है। तभी सुमित्रा और शुभम अपने कमरे से बाहर आते हैं। ये कैसी आवाज थी? माँ देखो, एसी फूक गई। ये देखकर नंद और भाभी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं और तीनों मुंह लटकाकर कहती हैं, ये क्या हो गया? ये तो होना ही था। तुम चारों ननद भाभी ने एक एसी के पीछे घर को महाभारत का मैदान बना दिया है। ना तो तुम तीनों निकट्टू ननद का तमाशा खत्म हो रहा है और ना तुम्हारी भाभी की। अब भुगतो। अगर एक साथ मिल बांट कर रहती तो कोई चिकचिकबाजी नहीं होती और ना एसी फूकता। भाभी आई एम सॉरी, वी आर गिल्टी। हम तीनों गर्मी से बचने के लिए सारा दिन एसी की हवा में रहती है, मगर आपकी परेशानी नहीं सोची। हाँ भाभी, ये सोचना चाहिए था। आप हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। हम तीनों ननद के लिए नाश्ता बनाती हैं, घर संभालती हैं, सुबह सबसे पहले उठती हैं। आई एम सॉरी भाभी, मगर अब हम साथ में एसी शेयर करेंगे। आई एम सॉरी भाभी। ये सुनकर अंजलि अपनी तीनों नंद को प्यार भरी नजर से देखकर कहती है, इट्स ओके मेरी प्यारी ननद, दिल छोटा मत करो, मैं कल ही एसी ठीक करवा लूंगी। आखिरकार नंद भाभी के बीच एसी को लेकर चल रही नोकझोंक खत्म हो जाती है, जिसके बाद वे सभी बिना लड़े झगड़े साथ मिलकर एसी शेयर करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों को साथ में मिल बांटकर मनाने का एहसास खुद में खुशियों भरा होता है।